हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है मेरे प्यारे बच्चों 12th क्लास है। 12th क्लास में हम लोग हिस्ट्री देख रहे हैं। तो अभी हम इसमें आगे अभी हमने एक लेक्चर देख लिया था। अभी अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। तो हमने देखा कि हाँ किस प्रकार से पृथक निर्वाचन की जो समस्या है वो आपकी हुई और क्या क्या रहा। आइए आगे बढ़ रहे हैं। और अंग्रेज तो चले गए मगर जाते जाते शराब का बीज बो गए। ठीक, वो क्या है, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि दोहराने का मतलब कोई नहीं है। हम पृथक निर्वाचन की मांग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे लिए यह अच्छी बात है कि बहुत सारे समय से सुन रहे हैं कि हम सालों से ही सुनते आ रहे हैं कि इस आंदोलन के कारण एक विभाजित राष्ट्र है और आप मुझे एक ऐसे स्वतंत्र देश दिखाई दे सकते हैं जहां प्राथमिक निर्वाचित हो। आप मुझे देखते हैं तो मैं आपकी बात मान लूंगा, लेकिन अगर अभागे देश में विभाजन के बाद भी पृथक निर्वाचन की व्यवस्था बनी गई तो यह जीने का कोई मतलब नहीं। इसलिए मैं कहता हूं कि सिर्फ भले मेरे की बात नहीं है, बल्कि आपको भला है कि आप अतीत को भूल जाएं और एक दिन एकजुट हो सके। अंग्रेज तो चले गए मगर जाते जाते शरारत का बीज बो गए। हम इस शरारत को और बढ़ाना नहीं चाहते। सुनिए, जब अंग्रेजों ने यह विचार पेश किया तो उन्हें यह उम्मीद थी कि उनकी जल्दी भागना पड़ेगा। उन्हें अपनी शासन की सुविधाओं के लिए यह किया। यह कोई खास बात नहीं, मगर अपनी विरासत को पीछे छोड़ दिया और इससे हमें बाहर निकलना है या नहीं ये हमको देखा। मेन ये था कि जो उन्होंने बीज बोया था 1909 में, क्लियर है क्या बात कही थी, पृथक निर्वाचन की। और फिर वो क्या करते हैं, जब आपका सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता, आपने पिछले बार के चैप्टर में पढ़ा था कि वो विधानसभाओं में पृथक निर्वाचन के लिए मुस्लिमों के लिए सीट आरक्षित कर देते हैं। तब ये मुद्दा और पनपता है। और लीग जब पहला चुनाव लड़ी तो विफल हुई, क्लियर है 37 में। लेकिन जब दोबारा आपके चुनाव हुए 46 के आसपास, तो आप देख सकते हैं उस समय में लीग ने बहुत बड़ा 82.5% तक आपका मुस्लिम वोटर को उन्हें अपनी तरफ लुभाया। और यही वो टर्निंग पॉइंट था जब उनको लगा कि हम मुस्लिम लीग क्या हो गई है, एक बहुत बड़ी पार्टी हो गई है। क्लियर है। और यहीं से ही जो उनके मन और मनसे थे वो दोनों बदल गए। पृथक निर्वाचकों की मांग का जवाब देते हुए गोविंद बल्लभ पंत ने ऐलान किया कि यह प्रस्ताव न केवल राष्ट्र के लिए है बल्कि अल्पसंख्यकों के लिए भी खतरा है। वह बहादुर से इस विचार पर सहमत थे कि किसी लोकतंत्र की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि समाज के विभिन्न तबकों में वह कितना आत्मविश्वास पैदा कर पाती है। इस तर्क पर कोई आपत्ति नहीं थी कि एक देश एक प्रत्येक नागरिक के साथ ऐसा आचरण किया जाए जिससे न कि केवल उनकी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो बल्कि उनमें स्वाभिमान का भी आध्यात्मिक भाव पैदा हो। बहुत समुदाय का दायित्व है कि अल्पसंख्यकों की संख्या को समझने और उनकी आशंकाओं को महसूस करते हैं। इसके बावजूद पंत ने पारवार्थिक निरंजन का विरोध किया। जो पंत है उन्होंने क्या किया कि भैया जो हम लोग पृथक निर्वाचन ला रहे हैं ये गलत है। उनका कहना था कि आत्मघाती मांग है, अल्पसंख्यकों को स्थायी रूप से अलग कर देती है और उन्हें कमजोर बना देगी और शासन में उन्हें प्रभावशाली हिस्सा नहीं मिल पाए। कह रहे हैं जो शासन है उसमें उन्हें आपको प्रभावशाली हिस्सा है वो शायद आपको ना मिल पाए जिस वो हिस्से की बात करते हैं। तो ये सारे ऐसे तत्व थे कि अल्पसंख्यकों को हम आपका समझेंगे कैसे, आखिर में अल्पसंख्यक है क्या, कैसे हम उनको डिफाइन करेंगे, क्या उनकी मांग है और ये मांग आत्मघाती ना हो, अल्पसंख्यकों को स्थायी रूप से अलग थलग कर देगी, ऐसा तो नहीं है। ये सारे मुद्दों को देखा। मेरा मानना है कि पृथक निर्वाचक अल्पसंख्यकों के लिए आत्मघाती साबित होगा। कह रहे कि जो हम पृथक निर्वाचन की बात कर रहे हैं जो अल्पसंख्यक है उनके लिए कैसा हो जाएगा, आत्मघाती। 27 अगस्त 1947 को संविधान सभा की बहस में गोविंद बल्लभ पंत ने कहा, मेरा मानना है कि पृथक निर्वाचन
निर्वाचक अल्पसंख्यकों के लिए आत्मघाती साबित होगा और उन्हें बहुत भारी नुकसान पहुंचेगा, मगर हमेशा के लिए अलग थलग कर देगा। खुद भी बहुसंख्यक के रूप में रूपांतरित नहीं कर पाएंगे। निराशा भाव शुरू से उन्होंने अपंग बना देगा। आप क्या चाहते हैं कि हमारा अंतिम उद्देश्य क्या है? अल्पसंख्यकों को हमेशा अल्पसंख्यक रूप में रखना चाहते हैं, या वे भी एक दिन महान राष्ट्र का अभिन्न अंग बने? उनकी नियति को निर्धारित व नियंत्रित करने का सपना देखते हैं? कह रहे हैं जो उनकी नियति है, आप उसको निर्धारित और नियंत्रित करने का सपना देख रहे हैं। ठीक, मेरा विचार यह है कि उन्हें शेष समुदाय से अलग रखा जाए और ऐसे हाव भाव बंद करके टकराए जाते हैं जहां पर हाव भाव औरों से पर भी आपका निर्भर रहना पड़े। यह उनके लिए भयानक रूप से खतरनाक होगा और अल्पसंख्यक पृथक निर्वाचन से जीत कर आते हैं और कभी कभी योगदान भी आपका नहीं दे पाएंगे। क्लियर है? योगदान है उनको नहीं दे पाएंगे। ठीक, इन सारी दलीलों के पीछे एकीकृत राज्य के निर्माण की चिंता का काम कर रही। क्या कर रही थी? एकीकृत जो जनता के निर्माण को काम कर रही। राजनीतिक एकता और राष्ट्र की स्थापना करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को राज्य के नागरिकों के सांचे में ढालना था। हर समूह को राष्ट्र के भीतर सहमत किया जाना था। संविधान नागरिकों को अधिकार देगा, परंतु नागरिकों भी राज्य के प्रति अपनी निष्ठा का वचन लेना होगा। कैसी होगी? अपनी निष्ठा का वचन लेना होगा। समुदाय को सांस्कृतिक इकाइयों के रूप में मान्यता दी जाएगी। सांस्कृतिक अधिकारियों का आश्वासन दिया जाता है, मगर राजनीतिक रूप से समुदाय के सदस्यों को राज्य के सामान्य सदस्यों के रूप में काम करना था। कैसा था? समुदाय को सदस्य के सामान्य सदस्यों के रूप में काम करना था, अन्यथा उनकी निष्ठा विभाजित होगी। पंत ने कहा, हमारे भीतर यह आत्मघाती और अपमानजनक आदत बनती है। नागरिकों के रूप में नहीं सोचते हैं, बल्कि समुदाय के रूप में ही सोच पाते हैं। हम याद रखना चाहिए कि केवल नागरिक ही होता है सामाजिक पिरामिड का आधार, और उनकी चोटी नागरिक हो सकती है। समुदाय अधिकारों का महत्व है कि उस समय भी बहुत सारे राष्ट्रवादियों को भय था कि सिर पर उठाने लगे। ये निष्ठा खंडित हो जाएगी और एक राष्ट्रशील देश, शक्तिशाली राज्य की स्थापना नहीं हो पाएगा। बहुत सारे मुसलमान भी पृथक निर्वाचन की मांग का समर्थन में रहे। उदाहरण के लिए बेगम एजाज रसूल को लगता था कि पृथक निर्वाचक आत्मघाती साबित होगा, क्योंकि इसमें अल्पसंख्यक बहुसंख्यक से कट जाएंगे। 1949 तक संविधान सभा के ज्यादातर सदस्य इस बात पर सहमत हुए कि पृथक निर्वाचन का प्रस्ताव अल्पसंख्यकों के हित के खिलाफ था और इस वजह से मुसलमानों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभाना चाहते थे। राजनीतिक व्यवस्था में उनको एक निर्णायक आवाज मिली। कैसी है? राजनीतिक भूमिका में एक आपकी निर्णायक आवाज मिली। क्लियर है? उस आवाज को भी हम लोग आपका देखें। क्लियर है? केवल इस प्रस्ताव से काम नहीं चलने वाला है। उद्देश्य प्रस्ताव का स्वागत करते हुए किसान आंदोलन के नेता और समाजवादी विचारों ने एनजी रंगा ने आह्वान किया कि अल्पसंख्यक शब्द की व्याख्या आर्थिक स्तर पर की जानी चाहिए। रंगा की नजर में असली अल्पसंख्यक गरीब और कुचले लोग थे। उन्हें इस बात का स्वागत किया कि संविधान में प्रत्येक व्यक्ति को कानूनी अधिकार दिए जा रहे हैं, मगर उनकी सीमाओं के भीतर भी उनको चिन्हित किया गया है कि भैया ठीक है, संविधान क्या करता है? प्रत्येक व्यक्ति को कानूनी राइट्स देता है, लेकिन साथ में उनकी सीमाओं को चिन्हित करता है
कि ये अधिकार आपको कहाँ तक मिले हैं, कहाँ तक आप इनका प्रयोग कर सकते हैं, आपके प्रयोग से दूसरे का दुरुपयोग ना हो जाए, या आपकी स्वतंत्रता और अधिकार से दूसरे की स्वतंत्रता और अधिकार आपका प्रभावित ना हो। उन्हें जब तक संविधान सम्मान तक अधिकार को लागू करने का प्रभावी इंतजाम नहीं किया, तब तक गरीबों को इस बात का कोई मतलब नहीं है। उनके पास जीने का, रोजगार का अधिकार आ गया है। अब वे सभा कर सकते हैं, सम्मेलन कर सकते हैं, संगठन बना सकते हैं। उनके पास नागरिक स्वतंत्रताएं हैं, और यह भी जरूरी था कि परिस्थितियां बन जाएं और संविधान द्वारा दिए गए अधिकार का जनता प्रभावी ढंग से प्रयोग कर सके। रंगा ने कहा कि उन्हें सहारों की जरूरत है, एक सीढ़ी चाहिए। क्या कह रहे हैं कि उन्हें सहारों की जरूरत है, एक उन्हें आपका सीढ़ी चाहिए। ठीक, ये हमको देखना कि सहारे कैसे, सीढ़ी कैसे, ये आप देख सकते हैं। जी नहीं, अल्पसंख्यक इस देश की जनता है। जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किए गए उद्देश्य प्रस्ताव का स्वागत करते हुए एनजी रंगा ने कहा, महोदय, अल्पसंख्यक के बारे में बहुत सारी बातें हो रही हैं। असली अल्पसंख्यक कौन है? कथित पाकिस्तानी प्रांत में रहने वाले हिंदू, सिख या यहाँ तक कि मुसलमान भी अल्पसंख्यक नहीं। जी नहीं, अल्पसंख्यक तो इस देश की जनता है। यह जनता इतनी दबी कुचली और इतनी पीड़ित है कि अभी तक साधारण नागरिक के अधिकार का लाभ भी नहीं उठा पा रही है। स्थिति क्या है? आप आदिवासी इलाकों में जाएंगे और उनको अपने कानून और उनके जनजातीय कानून और उनकी जमीन को उनसे छीन लिया जाए। जमीन को उनसे छीना नहीं जा सकता। कह रहे भाई, जो उनकी जमीन है, जो उनके राइट्स है, आप उनको नहीं छीन सकते। लेकिन हमारे व्यापारी वहां जाते हैं, कथित मूल्य बाजार पर उनको जमीन छीन लेते हैं। भले ही कानून जमीन की इस बेदखली के खिलाफ हो, व्यापारी आदिवासी तरह तरह जकड़ कर गुलाम बना लेती है और पीढ़ी दर पीढ़ी दास्ता के नरक में धकेल देती है। आइए हम आम गांव के लोग देख लेते हैं कि सूदखोर पैसा लेकर जाता है और गांव वालों को अपनी जेब में डाल देता है, और वह जमींदार है और मालगुजार और नेलोग जो गरीबी देहाती का पोषक है, इनको मूलभूत शिक्षा तक नहीं है। सुरक्षा और सुरक्षा की आत्मविश्वास मिलना चाहिए। उन्हें सुरक्षा प्रदान करने के लिए केवल इस प्रस्ताव को ही चलाने का काम नहीं है। कैसा है? इन प्रस्ताव को निकालने का काम नहीं। मेरे प्यारे बच्चों, इतना हमने देख लिया। फिलहाल हम कथित तौर पर इसके शेष भाग में हम लोग जो है आगे जो है कल के लेक्चर में बढ़ेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।